नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मानव संसाधन प्रबंध के विकास के जो चरण हैं उनके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रकृति ने भूख या जिसे हम कहते हैं कि खाने की जो इच्छा है या भोजन की जो इच्छा है वो बनाई। इस संबंध में हम बात करें तो मानवीय प्रयासों को एक संसाधन के रूप में तब स्वीकार किया जाने लगा जब इसके साथ स्वेच्छा से इंसान ने अपना पेट भरने के लिए दूसरों के लिए काम करना आरंभ किया। इसको आप इस रूप में समझें कि प्रकृति ने मनुष्य जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए मानवीय प्रयासों को एक संसाधन के रूप में सृजित किया, और जब मानव शक्ति के उपयोग की समस्या उस समय से ही प्रारंभ मान ली जाती है जब से कि इंसान ने अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता का अनुभव किया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये जो पर्सपेक्टिव है, इसके संबंध में जो इसकी नेसेसिटी है उसका अनुभव 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाने लगा। तो उस समय की यदि हम बात करें तो उस दौर में या उस ज़माने में जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनका आकार छोटा होता था। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में जटिलताएं भी कम होती थी, और जो व्यवसाय का जो मालिक होता था वही मानव संसाधन प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता था या सक्षम होता था। वह स्वयं ही वो सारे के सारे काम करता था। आप इसे इस रूप में समझें जिस प्रकार से एक एकल व्यापारी होता है, एक छोटी सी दुकान का कोई मालिक होता है और वह दुकान चलाता है, 2-4 लोग उसके साथ काम करते हैं मान लीजिए, तो वह एक प्रकार से वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो वाली जो कंडीशन है वही उस ज़माने में लगभग होती थी, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंध की जो प्रत्येक पहलू की व्यवस्था थी वह अलग से नहीं की जाती थी। और जो मानव संसाधन के जो संबंध होते थे, यानी कि श्रमिकों के आपस में संबंध और मालिकों के और श्रमिकों के जो संबंध थे, वे सारे संबंध अनौपचारिक होते थे। और जो कर्मचारी या श्रमिक होते थे उनकी आवश्यकताएं या उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं भी अत्यंत सीमित होती थी, क्योंकि आवश्यकताओं के साथ साथ आशाएं और अपेक्षाएं ज़्यादा होने के लिए कोई आकर्षण उस दौर में या उस ज़माने में उपलब्ध नहीं थे। तो इतिहास के क्रम में यदि हम बात करें तो मानव संसाधन प्रबंध का जो विकास है वह इसकी गतिशीलता को अलग ही रूप में हमारे सामने प्रकट करता है। यह अलग रूप कैसा है इसको आप सुनेंगे। वास्तव में मानव संसाधन प्रबंध का आरंभ तो 20वीं शताब्दी के आरंभ के साथ जुड़ा हुआ है। इस शताब्दी के दूसरे दशक में फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की नींव डाली थी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता भी माने जाते हैं, उन्होंने श्रमिकों अथवा कार्मिकों या कर्मचारियों का जो चयन था और उनका जो प्रशिक्षण का विषय था उसे बहुत उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि सही कर्मचारी का चयन करना और उसे उचित प्रशिक्षण देने से निश्चित रूप से उसका विकास होता है और संस्था को भी ऐसे कर्मचारी निश्चित रूप से लाभान्वित करते हैं। दूसरी जो ये दशक था दूसरा 20वीं शताब्दी का, उसी दौरान पहला जो विश्व युद्ध था वो लड़ा गया था, और विश्व युद्ध के दौरान एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि भर्ती करना या चयन करना और विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना या टेस्ट करना शुरू हो गया था, और उस दौर में उन सभी कार्यों को साइंटिफिकली किया जाने लगा था। इससे निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रबंध को भी लाभ मिला। और 19वीं शताब्दी की यदि तुलना में यदि हम बात करें तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे जो देश थे उनमें श्रमिक संगठनों का प्रभाव जो है उसमें भी और उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी।
व्यावसायिक जो संगठन थे उनके आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। और पिछली शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी की तुलना की यदि हम बात करें तो 18वीं शताब्दी की तुलना में जो ये जटिलताएं थी या जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी या जो विशिष्टताएं थी, वो भी बढ़ने लगी थी। लेकिन मानव संसाधन प्रबंध का जो क्षेत्र था उसमें श्रम कल्याण की ओर ध्यान नहीं न के बराबर ही दिया जाता था। तो जो लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो ये जो सिलसिला है ये काफ़ी बाद में जाकर के शुरू हुआ। इसी शताब्दी के तीसरे दशक में मानव संसाधन प्रबंध का जो जिम्मा है या जो जिम्मेदारी है, इस काम को करने की जो जिम्मेदारी है वह किसी भी व्यवसाय के स्वामी के बजाय और जो निचले स्तर के जो कर्मचारियों को सुपरवाइज करने वाले जो लोग थे या सुपरवाइजर्स जो थे, उनको ध्यान में रख करके ये काम किया जाने लगा। इसी के साथ साथ मानवीय संबंधों की चर्चा भी होने लगी। ह्यूमन रिलेशंस या मानवीय संबंध की जो चर्चा है उसको भी इस दौर में ही और बल मिला। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो भारत में भी सन 1923 में भारत का एक मशहूर औद्योगिक घराना है टाटा, आप सभी ने नाम सुना है, जानते भी हैं इसके बारे में। तो सन 1923 में टाटा स्टील वर्क्स में मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ था कि एक अलग से और किसी औद्योगिक घराने ने एक अलग से और मानव संसाधन अधिकारी या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्टिंग की थी या उसको काम पे लगाया था। तो इस प्रकार से किसी भी बहुत बड़े उद्योग में एक अपने आप में एक ये पहला एक यूँ समझ लीजिए परीक्षण था, एक पहला प्रयोग था, एक प्रकार की पहली ये नियुक्ति थी जिससे कि और इस क्षेत्र में मानवीय संबंधों की स्थापना को बल मिला। इसी के क्रम में जब तीसरे दशक के बाद का दौर जब आया या चौथे दशक से इसकी शुरुआत हम माने, तो इस कड़ी में या इस क्रम में जो मानवीय संबंधों की जो विचारधारा थी उसको पूरे दुनिया में उसको मान्यता मिलने लगी। और इसी के साथ साथ जो व्यवहारवादी विज्ञान है या जो बिहेवियर साइंस का जो मैनेजमेंट है और ये जो बिहेवियर साइंस का जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको भी इस दौर में और मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में और विशेष रूप से इसको महत्व दिया जाने लगा। और इस दौर में जो प्रबंध शास्त्री थे या जो मैनेजमेंट के फील्ड में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट और जॉब इनलार्जमेंट के जो अवधारणाएं थी उनको भी और उन्होंने उसको फोकस में रखा। इसी क्रम में हम बात करें तो जो पूरी दुनिया की जो सरकारें थी या वे वैश्विक स्तर पर हम बात करें, जो दुनिया की जो सरकारें थी, दुनिया के अलग अलग देशों की जो सरकारें थी, उन्होंने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंध को एक नया आयाम जो है और वो प्रदान किया। हमारे देश में भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग थे, उनमें भारत सरकार ने भी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक नया यूँ कह लीजिए दृष्टिकोण या एक नया व्यावसायिक दृष्टिकोण जो है वो प्रदान किया। हमारे देश में भी समाजवाद के जो मूल्य थे या जो सिद्धांत थे उनसे प्रेरित होकर के भारत सरकार ने और अपने आप को एक श्रेष्ठ नियोक्ता, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में संपूर्ण समाज के सामने, संपूर्ण विश्व के सामने रखा और श्रमिकों के हितों का भी पर्याप्त ध्यान रखा। श्रमिकों के हितों के लिए कानून बनाए, श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। और 20वीं शताब्दी का जब चौथा दशक आया तब तक जाकर के हमारे देश में व्यावसायिक जो दृष्टिकोण था मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में वह मजबूत हो गया था या उसकी जो प्रगाढ़ता थी वो बढ़ने लगी थी। हमारे देश में श्रम कानून जो थे या जो लेबर एक्ट से लेबर लॉज जो थे उनको भी धीरे धीरे समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार या जो आधुनिक भारत की कल्पना को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से उन्हें और अधिक तर्कसंगत बनाया जा सके, इस बात पर भी धीरे धीरे जोर दिया जाने लगा। और इसी कालखंड में मानव संसाधन प्रबंध जो है वह बहुत बहुआयामी बनता चला गया।
और जब हम बात करते हैं 21वीं शताब्दी की, तो 21वीं शताब्दी में मानव संसाधन प्रबंध की जो चुनौती है या जो एक जटिलता है, एक विशिष्टता है, यह भी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल्स है इसके। आप देखिए कि इस दौर में जब वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी इम्प्रूव होता चला जा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन होता चला जा रहा है, लेबर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी उस पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी सरकारों के द्वारा और सुनिश्चित की जाने लगी है। तकनीक बदलती चली जा रही है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, गला काट प्रतिस्पर्धा होती चली जा रही है। और दूसरी तरफ और ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जिनका संबंध भी हम मानव संसाधन प्रबंध से को ध्यान में रख करके देख सकते हैं कि श्रमिकों की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि दिन पर दिन बहुत ख़राब होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं श्रमिक जो असंतोष है उसका निवारण करना भी मानव संसाधन प्रबंध के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है। तो मानव संसाधन प्रबंध का यह जो क्षेत्र है यह निरंतर विकासशील है, और इस क्षेत्र में मानव का प्रबंध करना जो कि अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में अलग होता है और प्रत्येक मनुष्य के साथ काम करना या उससे काम लेना अपने आप में एक चुनौती ही है। तो इस प्रकार से मानवीय व्यवहार और क्रियाओं को हम कैसे नियंत्रित करें, मानवीय व्यवहार का कैसे पूर्वानुमान लगाएं और कैसे उसकी अच्छे से प्लानिंग करें, ताकि जो मनुष्य की जो प्रकृति है, हम सब जानते हैं कि मनुष्य की प्रकृति गतिशील है, वह निरंतर गतिशील अवस्था में रहता है। उसका जो मन है वह उसके मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं वह कालक्रम के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार या किस परिवेश में वह काम करता है उसके अनुरूप निश्चित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उनमें हम मानव का प्रबंध कैसे करें या उसकी योग्यताओं और उसके कौशल का किस प्रकार से कुशलतापूर्वक उपयोग करें कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो ये सब बातें हमें मानव संसाधन प्रबंध की जो आवश्यकता है उसको और अधिक पेशेवर ढंग से, यानी कि प्रोफेशनल जो उसका सिग्निफिकेंस है, उस दृष्टि से भी हमें उसको फोकस में रखने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक जो इंसान है वह पहले मानव है, और मानव होने के नाते उसकी कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसकी एक गरिमा है, उसकी प्रतिष्ठा है, वह आत्मसंतुष्टि के लिए भी जीता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी, तभी हम मानवीय संबंधों की स्थापना कर सकेंगे और तभी हम मानव संसाधन प्रबंध का जो मूल उद्देश्य है, यानी कि जो सेवा का उद्देश्य है और जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, इसको इस रूप में समझें कि कोई भी कर्मचारी जब किसी संगठन से जुड़ता है, किसी संगठन में काम करता है, मान लीजिए आप भी किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, किसी संस्था में काम करने के लिए जाते हैं, तो आप के निश्चित रूप से कुछ तो आर्थिक उद्देश्य होते हैं उस संस्था से जुड़ने के। आपको वेतन चाहिए या आपको मजदूरी चाहिए, आपको पारिश्रमिक चाहिए, तभी आप अपनी सेवाएं उस संस्था को देते हैं। और यदि ये नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि जरूर चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ने के लिए तभी प्रेरित होता है जब वह या तो आत्मसंतुष्टि की ओर अग्रसर होता है अथवा उसके कुछ आर्थिक उद्देश्य होते हैं। तो यह सारी बातें व्यवहारवादी विज्ञान के संदर्भ में भी बहुत महत्व रखती हैं, और इसी आधार पर हम मानव संसाधन प्रबंध को न्यायोचित ठहरा सकते हैं, और जो सेवा उद्देश्य और जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनके मध्य भी हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो आज जो भूमंडलीकरण का ये जो दौर है, जिसमें कि पूरी दुनिया एक हो गई है, या दुनिया के सारे देश यूँ कह लीजिए कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और वैश्वीकरण का ये दौर या जो भूमंडलीकरण का ये दौर, जिसमें दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक रूप में उनकी आवश्यकताएं या उनके संसाधन जो हैं उनको आपस में शेयर करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मानव संसाधन प्रबंध का जो कार्य है वह बहुत ही विशिष्ट कार्य है।
और निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर चुनौतीपूर्ण है। श्रम बाजार विकसित होता जा रहा है, सरकार की नीतियां निरंतर बदलती रहती हैं। तो इन सब परिस्थितियों में किस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध के महत्व को उजागर किया जा सकता है, किस प्रकार से उसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध और जो व्यक्तियों का जो विकास है उसको आपस में समन्वित किया जा सकता है, ये सारी बातें ही हमारे लिए जानने, समझने और पढ़ने के लिए हैं। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पास उपलब्ध यदि कोई पुस्तक है, कोई किताब है, या कहीं से आपने कोई नोट्स ले रखे हैं, या कहीं से कोई अपना आपने जानकारी जुटा रखी है, तो उसका इस समय में और उपयोग करना सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।